मैं डॉक्टर देविका चौधरी हूँ। मैं इस फील्ड में 1983 से हूँ। मेरे को एमएस की डिग्री 1983 में मिली थी। मैं मेडिकल कॉलेज में JLN हॉस्पिटल जनाना के अंदर मेरी सर्विसेज मैंने दी है एज ए प्रोफेसर इन यूनिट हेड। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ पे क्षेत्रपाल के अंदर पिछले 1 साल से कार्यरत हूँ एज ए सीनियर कंसल्टेंट इन गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। और मेरी सेवाएं जो है सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक रहता हूँ। और इमरजेंसी सर्विसेज नॉर्मली जो आम महिलाएं होती हैं दे प्रेजेंट शुरुआत में जो ये कैंसर होता है ओवरीज का, वो जो प्रेजेंट करता है उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत वेग सिम्टम्स होते हैं। और वो सारे सिम्टम्स जो होते हैं गैस, एसिडिटी, पेट का फूलना, भूख कम लगना, जो अपने ब्लोटिंग होना, पेट में आफरा आ जाना, तो उसको साइमुलेट करते हैं, उसके जैसे होते हैं ये। तो अपन आम उसमें क्या समझेंगे कि भाई ये तो एसिडिटी की प्रॉब्लम है। सो इस चीज़ को क्या होता है कि ये लेडीज़ निगलेक्ट कर देती हैं, है ना, उस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं, उसकी गंभीरता को नहीं लेती हैं कि भाई ये क्या है। और तो इनिशियल स्टेजेस, जो फर्स्ट स्टेज जिसको अपन कहेंगे, उसमें जिसमें कि कैंसर के जो सेल्स हैं वो सिर्फ ओवरीज तक ही उपस्थित रहते हैं, कन्फाइंड रहते हैं ओनली टू ओवरीज में ही। तो उसमें जो इलाज होता है और जो उनकी सर्वाइवल रेट होती है वो अच्छी रहती है। इफ़ यू वांट आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकती हूँ, एक केस थे मेरे पास में, एविडेंस बेस्ड है। वो आई थी सिर्फ अपनी कि मेरे को कालजे में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, और है ना मेरे को दिखाना है। माय हस्बैंड इज अ फिजिशियन, हमारे लोग थे। तो मैंने उनको देखा, पहले डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने कहा नहीं एसिडिटी की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर माइंड क्लिक्ड और मैंने, बिकॉज शी वॉज पोस्ट मीनोपॉज, मतलब मीनोपॉज हो गया था उनको, मैंने उनकी पीवी करी तो मेरे को उनकी ओवरी एनलार्ज फील हुई। तो मेरा एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ कि देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है। मैंने उनकी सोनोग्राफी, तुरंत पीवी एग्जामिनेशन फर्स्ट कर लिया, हिस्ट्री तो पूछी नहीं उनकी, फिर उसके बाद में सोनोग्राफी करी। सोनोग्राफी में उनकी एनलार्ज बड़ी ही ओवरी, जो नॉर्मल साइज होती है उससे बड़ी है। फिर हमने उनकी जो ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन के अंदर होता है एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, और दोनों ओवरीज को निकालते हैं, बायलेटरल सेल्फिंगोस्टेक्टमी। और अगर कुछ उसमें हो सेकेंडरीज कुछ टाइप कुछ भी, तो हम ओमेनेक्टमी भी कर लेते हैं, पेरिटोनियल वॉश वगैरह ले लेते हैं। फिर उनको हमने पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी दी, एंड दिस इज, ये 20 साल पहले की बात है, वो आज तक जिंदा है, आज तक। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है कि अर्ली डायग्नोसिस जो है वो पहले होना चाहिए, और अपन जागरूक करें महिलाओं को, ये बताएं कि भाई ये वाला जो है सिम्टम्स हों, और नलों में आपकी दर्द हो रहा है, लोअर पेन एब्डोमेन हो रहा है, तो आप तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और एक बार इसकी राय जरूर लें, जिससे डिले नहीं हो अपने डायग्नोसिस के। मैं डॉक्टर अर्चना मित्तल, MS गायनेकोलॉजिस्ट, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में 3 महीने से काम कर रही हूँ, और सरकारी जॉब से मैं रिटायर हुई हूँ, सीनियर स्पेशलिस्ट के पोस्ट से 3 महीने से ही मैं जॉब कर रही हूँ। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे एरिया में पेशेंट लेट आते हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस की कमी है, सामान्य लक्षण नहीं पता है, और तीसरा कि अर्ली टाइमली रेफरल नहीं होता। तो हमको इन तीनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, जिससे कि पेशेंट को जागरूकता बढ़े और वो जल्दी डायग्नोसिस होकर उनका ट्रीटमेंट हो सके। इसके लिए हमको पेशेंट को जो साइलेंट सिम्टम्स हैं, जो कि पेशेंट के ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि पेशेंट उसको समझ गंभीरता को नहीं लेता। वो सोचता है कि गैस बन रही है, कमजोरी ऐसी आ रही है मेरे को, और या फिर मेरे को मीनोपॉज के लक्षण हो रहे हैं इसलिए मेरे को थकान वकान लग रही है। तो पेशेंट को हमको बताना होगा कि ये जो सिम्टम्स हैं तुम्हारे, इस अगर लगातार बने हुए हैं, 2-3 सप्ताह तक बने हुए हैं, या फिर फैमिली हिस्ट्री है उनके घर में कैंसर की, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की, या फिर पेशेंट के कोई ब्रेका सिम्टम्स हैं, तो फिर उसको कहना होगा कि तुम अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें। और उसके लिए हमको परिवारजनों का भी सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि परिवार वाले समझते नहीं इसकी गंभीरता को। तो उसके हस्बैंड को भी हमको जो कैंप्स वगैरह लगे उनमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और रूरल एरिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर या आंगनवाड़ी सब सेंटर पे हमको आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा सहयोगिनी उनको ट्रेनिंग देनी होगी
जिससे कि वो वार्निंग सिम्टम्स को पहचान के मरीज को तुरंत रेफरल पाथवे को आसान बना सके, जैसे कि CSC से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ऑन्कोलॉजी सेंटर पहुंच सके पेशेंट। क्षेत्रीय भाषा में हमको बताना होगा जिससे कि हर महिला समझ सके वार्निंग सिम्टम्स को और पहचान सके। और उसके लिए हमको पेशेंट की जो सोच है कि कैंसर से मुझे मौत ही होनी है, तो इस सोच को बदलना होगा, उनको बताना होगा। जो सर्वाइवर्स हैं, कैंसर के सर्वाइवर्स हैं, उनसे मोटिवेशन दिलाएंगे तो पेशेंट्स को भी पता पड़ेगा कि हाँ भी जैसे वो पेशेंट बच गई थी इलाज लेने से, मैं भी बच सकती हूँ, तो पेशेंट इलाज ले सके। और उसको पेशेंट इसके लिए हमको है ना जनरल प्रैक्टिशनर हैं, लोकल डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी छोटी छोटी वर्कशॉप है, CME वगैरह करानी पड़ेगी, जिससे वो भी अर्ली सिम्टम्स को पहचान कर पेशेंट को टाइमली रेफर कर सके और पेशेंट का इलाज हो सके। वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे की थीम नो वुमन लेफ्ट बिहाइंड को ग्राउंड लेवल पर कैसे लागू किया जा सकता है? वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे की थीम नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड का के लिए हमें इसका मुख्य एम यही है कि हर महिला तक जानकारी, जांच और इलाज पहुंचे, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, गरीब हो, कम पढ़ी लिखी है, गांव की है या बुजुर्ग महिला हो, हर महिला को इसका इलाज पहुंचे, इसकी यही थीम है। इसके लिए हमें लोकल लेवल पर पेशेंट को सिम्टम्स बताने होंगे, छोटी छोटी वर्कशॉप करनी होगी, कैंप्स लगाने पड़ेंगे जहाँ पे लोकल लैंग्वेज में जिससे पेशेंट समझ सके, क्षेत्रीय भाषा में व्हाट्सएप वीडियो रील्स के द्वारा। और पेशेंट को हम कैंप्स पे पेशेंट को इस तरह से ओरिएंटेड करें कि वो अपनी सिम्टम्स को बता सके, क्योंकि महिलाएं झिझकती है अपनी बीमारी को बताने में, और कैंसर की बीमारी तो बताना ही नहीं चाहती और छुपाती हैं। तो उनको हम ढंग से मोटिवेट करें, महिला डॉक्टर हो या फिर महिला समूह में मिलकर पेशेंट अपनी बात को बता सके और उसके वार्निंग सिम्टम्स जैसे कि पेट को फूलना, वजन कम होना, भूख कम लगना, बार बार पेशाब आना, नलों में लोअर एब्डोमेन में दर्द बना रहना, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर इसका इलाज ले सके, तो हम अपन नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड का अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर पूजा पाटीदार है। मैं पिछले 5 सालों से ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी के फील्ड में काम कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने गायनी एंडोस्कोपी और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में फेलोशिप भी प्राप्त की है। मैं महिलाओं से जुड़ी समस्याएं जैसे इनफर्टिलिटी इशू, PCOD, इरेगुलर पीरियड्स, हाई रिस्क प्रेगनेंसी इत्यादि का इलाज करती हूँ। आज के समय में यंग और मिडिल एज महिलाओं में भी ओवेरियन कैंसर के केसेस सामने आ रहे हैं, तो उन्हें किन सिम्टम्स या चेंजेस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? ओवेरियन कैंसर का खतरा मुख्य रूप से 50 साल के बाद होता है। स्पेशली मीनोपॉज के बाद ओवेरियन कैंसर का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यंगर वुमन में ये कैंसर नहीं हो सकता है। इसके शुरुआती लक्षण बहुत सामान्य होते हैं, इसलिए महिलाएं अक्सर इनको इग्नोर कर देती है। इसके शुरुआती लक्षण जैसे पेट फूलना, पेट में अत्यधिक गैस का होना, भूख न लगना, अत्यधिक थकान का महसूस होना, वजन कम होना, बार बार पेशाब का आना, पीरियड्स में अनियमितता होना इत्यादि होते हैं। इसलिए अगर ये लक्षण 3-4 हफ्तों तक लगातार बने रहें तो महिलाओं को इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि ओवेरियन कैंसर के केस में अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर आप चाहेंगे कि महिलाएं अपने हेल्थ को लेकर कौन सी सबसे कॉमन गलती करना बंद कर दें? सबसे कॉमन गलती ये है कि महिलाएं अपनी हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी पर लेती है। वो बहुत कॉमन सिम्टम्स जैसे कि वजन कम होना, थकान का महसूस होना, पीरियड में अनियमितता होना इत्यादि को इग्नोर करती रहती है। या तो शर्म के मारे महिलाएं डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती है, या गरीबी की वजह से महिलाएं डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाती है। इसलिए मेरी महिलाओं से यही अनुरोध है कि बहुत टाइम से डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस एवं अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को आपसे परामर्श लेना है तो वो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कब से कब तक मिल सकते हैं? अगर किसी को मुझसे कंसल्ट करना है तो वह क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मुझसे सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मिल सकते हैं। अंत में मेरा सबको यही मैसेज है कि डायग्नोसिस से मत डरिए, जो ट्रीटमेंट में डिले हो रहा है उससे डरिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयवीर सिंह शेखावत, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जो आपने सवाल पूछा है इसका ये है कि अपने जो इलाज है वो 2 तरीके से होता है, एक तो सर्जरी होती है और दूसरा होता है कीमोथेरेपी। तो सर्जरी अपन अगर स्टेज के ऊपर निर्भर करता है, अगर मरीज जल्दी आता है, अपने पास शुरुआती लक्षणों के साथ आ रहा है, पहली इमेजिंग की है और इमेजिंग में अपन को लग रहा है
कि बीमारी पहली या दूसरी स्टेज की है तो अपन उसमें सीधा ऑपरेशन कर देते हैं। और अगर बीमारी ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा एडवांस हो चुकी है, उस स्थिति में अपन उसको पहले बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी से ये पता करते हैं किस तरह का कैंसर है और उसके बाद उसका इलाज करते हैं कीमोथेरेपी के द्वारा। और कीमोथेरेपी अगर 3 हो जाती है उसके बाद अपन सर्जरी करते हैं, फिर से उसको दोबारा कीमोथेरेपी देते हैं। तो एक तरीके से सैंडविच थेरेपी हो गई है, वो अपन करते हैं। और एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपन मेंटेनेंस थेरेपी पे भी उनको टैबलेट या इंजेक्शन जो होते हैं वो लगते रहते हैं। कम से कम 12 महीने या 2 साल तक का ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट करना रहता है। सर, डायग्नोसिस के बाद पेशेंट्स और उनके परिवार में काफ़ी डर होता है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे या रीअश्योरेंस देना चाहेंगे? मैं ये सबसे पहले तो उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर कैंसर आया है तो ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज हो सकता है, बशर्ते अपन पूरा इलाज टाइम से लें और टाइम से उसका जो डॉक्टर्स ने सलाह दी है उसको फॉलो करें। और जो इलाज होता है वो स्टेज पे बहुत निर्भर करता है, तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इलाज आज के ज़माने में हर चीज़ का इलाज संभव है और कैंसर से डेथ हो ऐसा नहीं होता है। कैंसर का इलाज होके वो स्वस्थ हो सकते हैं और अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। तो उनको ये सब चीज़ें बता के और उनको ये एक्सप्लेन कर रहा है। सर, क्षेत्रपाल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की कौन कौन से एडवांस ट्रीटमेंट और सुविधाएं उपलब्ध हैं, जरा उनके बारे में बताएं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में हमारे पास अभी जितने भी एडवांस ट्रीटमेंट हैं वो संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सर्जरी अगर यंग वुमेन है और जिसमें अभी बच्चे नहीं हुए हैं पूरे, तो उनको हम बच्चेदानी बचा के और उसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को साइटोरेटिक सर्जरी मतलब पूरी जो शरीर के अंदर पेट के अंदर जो भी कैंसर होता है दिखने वाला, उस पूरे कैंसर को निकालना होता है, वो अपन सर्जरी कर सकते हैं। वो कीमोथेरेपी के बाद भी हो सकती है, उससे पहले करना है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेजिंग अगर ज़रूरत है, अगर बीमारी अर्ली स्टेज में आती है तो उसको हम स्टेजिंग लेप्रोटोमी जिसमें बोलते हैं कि अपन देखते हैं कि बीमारी कहाँ है या कहाँ नहीं है, वो भी अपन कर सकते हैं। इसके अलावा हाईपेक सर्जरी जिसको बोलते हैं हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी, जिसमें अपन कीमोथेरेपी को एक मशीन के द्वारा गर्म करते हैं और अपनी जो पेट है उसके अंदर ऑपरेशन करने के बाद उसको डालते हैं और कम से कम 1 से 1.5 घंटे के करीब उसके अंदर कीमोथेरेपी पेट में जाती है। तो डायरेक्ट जो कैंसर के कीटाणु होते हैं उनको ख़त्म करने में कोशिश करती है। और रिसर्च दिखाते हैं कि जो हाईपेक थेरेपी है उसके द्वारा जो स्टेज 3 के कैंसर है, ओवेरियन कैंसर, उनमें सर्वाइवल भी बढ़ रहा है और डिजीज जो बीमारी है उसके वापस आने की संभावना भी कम हो जाती है। तो ये ट्रीटमेंट भी यहाँ पे पॉसिबल है अगर किसी को ज़रूरत है तो। सर, अंत में आपका क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मैं सोमवार से लेकर शनिवार को तक अवेलेबल हूँ, सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक। और इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी रहती है तो इमरजेंसी में भी उपलब्ध रहते हैं 24/7।